हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो वेक्टर एडिशन के ऊपर ही है ये। देखो जरा क्या कहता है इसमें। कहता है इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, मोड ऑफ ए वेक्टर क्या है, मतलब कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 4 गिवन है। तो मैं इसको सिंपली जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये 4 गिवन है, इसको मैं सिंपली ए लिख सकता हूँ, 4 है। और बी वेक्टर का मोड है, इसका मतलब ये क्या है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, तो मैं सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। एंगल बिटवीन कह रहा है ए एंड वेक्टर एंड बी वेक्टर इज़ 60 डिग्री। तो यानी कि दो एंगल के बीच का दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ 60 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखो जरा यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है ये, वैल्यू ऑफ दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड, क्या ये रिजल्टेंट होता है? क्या पूछ रहा है यहाँ पर आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड मतलब क्या, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब रिजल्टेंट है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी था कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो या फिर ए वेक्टर, मैंने ऐसे बोला था कैपिटल ए वेक्टर और वहाँ गिवन था ना ऐसे, तो ये मोड में तो ये एक ही बात होती है। तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में आर ही निकालना है। ठीक है, रिजल्टेंट ही निकालना है। फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। ये क्वेश्चन यहाँ पर करवाने का मतलब सिर्फ यही था कि इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट ही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से गिवन हो तो ये अलग कहानी है, अगर ये ऐसे होता तो ये एक अलग कहानी है, ये अलग चीज़ है। इसमें तो क्या है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 4 है, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है। ये तो अलग कहानी है, लेकिन यहाँ पर मोड इस तरीके से डला हुआ है, दोनों को प्लस करके फिर मोड है, तो यानी कि ये रिजल्टेंट की बात हो रही है। क्लियर, इस रिजल्टेंट को मैं ऐसे भी लिखता हूँ, ठीक है, या सिंपल आर से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर तो ये जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की कहानी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का मोड, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो फॉर्मूला यहाँ चेंज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 60। ये तो यहाँ लिख रहे हैं हम, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए इतनी चीज़ करनी पड़ रही है, नहीं तो डायरेक्ट आप माइंड में आधा सोल्व करो, आधा पेज पे सोल्व करो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत थोड़ी थी, समझ रहे होंगे ना बात को। ठीक है, चलो जी देखो, अब a की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर, b की कितनी है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 4 इंटू में 3 कोस 60 वी नो 1/2। तो कितना हो गया ये, देखो 4 4 16, 3 3 9, 4 3 12। तो कितना आ गया ये आपके पास, कितना आ गया बताओ, 16 एंड 9 इज़ 25, 25 एंड 12 इज़ 37। ठीक है, तो रूट में कितना आ गया हमारे पास, 37 आ गया। क्लियर, तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखो यहाँ पर कहानी क्या है, यूनिट वेक्टर्स में दी हुई है तो ये वेक्टर ही, लेकिन यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की पहचान क्या होती है, अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो यानी कि वो क्या है, उसकी डायरेक्शन को बताता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है, इसलिए यूनिट वेक्टर नाम है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसने बोल दिया ए कैप प्लस बी कैप का मोड, यानी कि ये क्या हुआ, जो ए वेक्टर है आपके पास, यानी कि ए यूनिट वेक्टर है और जो बी यूनिट वेक्टर है, इनका जो रिजल्टेंट है, इनका रिजल्टेंट वो ये है, क्योंकि मोड दोनों का प्लस करके है, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको ये बात बताई थी यहाँ पर। क्लियर, तो ये क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट यानी कि हमें दिया हुआ है, इसका एक तरह से हम कहें वो कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, सिंपल आर से भी लिख सकते हो। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। अब देखो जरा, ए कैप जो है हमारे पास, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितना गिवन है, अगर हम इस तरीके से लिखें, ए कैप का मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास वो 1 है, और बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ये सिंपली आपको बात समझ में आ रही होगी कि दोनों क्या हैं, हमारे यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, कैप लगी हुई है तो इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, इसलिए मैंने मोड में लिखा इनको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनका क्या है, मैग्नीट्यूड है ये। जैसे आर वेक्टर भी लिखा है, इसका मोड में लिखा है, तो इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर का, तो मैं इसको सिंपली आर भी लिख सकता हूँ, √3। ठीक है, जैसे इसको सिंपली मैं ए लिख सकता हूँ, 1 है, बी कितना है, 1 है। तो एंगल बताना है हमें, तो एंगल सिंपल सी कहानी है। देखो जो हमें चीज़ें पता चल गई यहाँ से, तो हमें पता है आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। थीटा हमें पता करना है यहाँ पर, तो सिंपल है। देखो r कितना है, √3 है, और a कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, b भी कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 1 इंटू में 1, और ये कितना है, कोस थीटा। तो देखो √3 इक्वल टू में यहाँ बचा क्या हमारे पास, 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया ऐड करके 2, प्लस में 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, और साथ में कोस थीटा। अब देखो इस दोनों साइड क्या है, स्क्वायर रूट है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो देखो स्क्वायर इसका करेंगे और इसका भी करेंगे, 2 प्लस में 2 कोस थीटा। तो स्क्वायर से रूट जो है वो कट जाता है, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू में 2 प्लस 2 कोस थीटा। अब ध्यान में रखना, 2 प्लस 2 कोस थीटा 4 कोस थीटा मत कर देना, कईयों के मन में आती है ऐसी बात। ठीक है, तो ऐसा विचार अपने मन में बिल्कुल भी नहीं आना। ठीक है, तो 3 ये हो गया और 2 ये है, तो 3 - 2 और ये 2 कोस थीटा।
तो ये 1 आ गया और ये कितना हो गया 2 कोस थीटा। कोस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2, 1/2 कोस में सोचो वैल्यू किसकी होती है, कोस 60 की होती है। तो कोस 60 इक्वल टू में कोस थीटा हो गया, तो थीटा कितना हो गया यहाँ से 60 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एंगल पता कर सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गई कहानी। अब देखो जरा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या कह रहा है हमें, कहता है इफ़ सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर इज़ 8 न्यूटन। अब देखो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड कह रहा है आपको 2 वेक्टर्स का, वो कितना है 8 न्यूटन है। सिंपल का कहानी क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 वेक्टर्स का सम कह रहा है, और यहाँ पर क्या कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो दोनों कहानी समझना, मान लो एक को मैं ए मान लूँ, एक को बी मान लूँ वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम कितना है हमारे पास 8 है। सिंपली हम इसको ऐसे लिख दूँ a प्लस बी कितना है 8 है। और ये रिजल्टेंट जो है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट होता है ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर दोनों का, ये कितना है 4 है, जिसको मैं r वेक्टर भी लिखता हूँ। ठीक है, इसका मोड 4 है, या सिंपली मैं r भी लिखता हूँ। क्लियर हो गया होगा डिफरेंस क्या है। ठीक है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 वेक्टर्स में और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट में। क्लियर है, तो ये लिखने का तरीका, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताई है। ठीक है, तो एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। अब जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के। अब स्मॉलर फोर्स कौन सी है पता नहीं है, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर कि जो हमारे पास A है वो ग्रेटर है B से, तो यानी कि B क्या है हमारे पास स्मॉलर है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि B अगर स्मॉलर है तो B के साथ एंगल बन रहा है किसका, R का, रिजल्टेंट का। स्मॉलर फोर्स क्या हो गई, B हो गई। तो B के साथ अगर एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का, यानी कि ये सेकंड वेक्टर है, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम में, ये अगर A है ये B है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ये बनता है, और ये जो रिजल्टेंट के साथ B का एंगल होता है ये बीटा होता है सेकंड वेक्टर के साथ, है ना। तो यानी कि ये बीटा हमें गिवन है कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बीटा है हमारे पास वो 90 डिग्री है, बिकॉज उसने बोल दिया कि रिजल्टेंट और स्मॉलर फोर्स का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर आप इसको उल्टा भी ले लेते कि B को ले लेते और A को छोटा ले लेते, तो A के साथ बन जाता, A के साथ एंगल 90 डिग्री होता है। A के साथ हमें रिजल्टेंट का एंगल पता है वो अल्फा होता है, फिर मैं अल्फा को 90 डिग्री लिखता, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर है आपने क्या करना है। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन ना 2 तरीके से सोल्व हो सकता है, तो मैं पहले पैरेललोग्राम से आपको बता रहा हूँ, या फिर ट्रायंगल लॉ से भी बताऊँगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है, पैरेललोग्राम वाला, उससे करके बताता हूँ। देखो सिंपल सी कहानी है, हमें R इज इक्वल टू में है हमारे पास a² + b² + 2ab कोस थीटा। क्लियर, अब यहाँ R भी पता है मुझे कितना है 4 है, A की वैल्यू भी पता है कितनी है हमारे पास, A की नहीं पता अभी। ठीक है, A की नहीं पता, A प्लस बी कंबाइन पता है। तो चलो मैं इसको ऐसे सिंपली लिखता हूँ a² + b² + 2ab। अब ये कोस थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे पता है यहाँ बीटा है, बीटा कैसे हो सकता है सोल्व, tan बीटा से। तो देखो tan बीटा का फॉर्मूला ऑल वी नो इज़ a sin थीटा अपॉन में कितना होता है हमारे पास b प्लस में a कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो tan 90 हो जाएगा a sin थीटा अपॉन में b प्लस में a कोस थीटा। क्लियर, अब ये जो 90 वाली कहानी है ये हमें पता है इन्फिनिटी लिखते हैं इसको, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1/0 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से a sin थीटा अपॉन में b प्लस में a कोस थीटा। यहाँ से देखो जरा, ये तो 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b प्लस में a कोस थीटा हो गया, और इधर ये मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया था। तो यहाँ से देखो जरा, a कोस थीटा इज इक्वल टू में -b, और कोस थीटा इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा -b/a। तो बस हमें तो कोस थीटा डायरेक्ट चाहिए, थीटा की ज़रूरत नहीं है यहाँ निकालने की कि कोस इन्वर्स करो। और क्लियर है। अब अगर आपको याद हो इससे पिछली वीडियो में जो हमने किया था ना क्वेश्चन, वहाँ पर कोस थीटा कितना आया था -a/b आया था। वो क्यों आया था, क्योंकि वो tan अल्फ़ा की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी, वो अल्फ़ा की थी। ठीक है, tan अल्फ़ा, यहाँ पर tan बीटा की कहानी चल रही है। ठीक है, तो वही बस डिफरेंस आया। तो यहाँ पर देखो कोस थीटा की वैल्यू कितनी रख दूँ मैं, -b/a। नाउ a से ये a कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बना, a² + b² + 2, ये b इंटू b² और माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का b² बन गया। तो प्लस का b² माइनस का 2b², जैसे ऐसा है ये x² माइनस में 2x², तो कितना लिखोगे इसको, माइनस का x²। तो यहाँ भी वही है कहानी कि a² और ये प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, और ये b² आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर क्या करो, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, ठीक है, या स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में √ में a² - b², इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, और यहाँ पर तो स्क्वायर ही है। 4 का कितना हो गया 16, ये तो 2 ही है स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर रूट से कटा है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी, याद है फॉर्मूला? बताओ। अब यहाँ अगर ये चीज़ कहानी हमें पता है तो यहाँ पर देखो ज़रा, अगर हमने यहाँ पर देखा है ए प्लस बी कितना था, 8 था, ठीक है। तो ये फर्स्ट को ले आओ यहाँ पर, ठीक है, और फर्स्ट को अगर हम यहाँ लेकर आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 8, यहाँ से 8 हो गई ए प्लस बी की, तो 8 ए माइनस बी। अब इसको इसमें से माइनस मत कर देना, डिवाइड में जाएगा ये, तो 16/8 इज़ 2 ए माइनस बी। क्लियर है इतनी कहानी? बताओ। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। नाउ अब यार हमें ट्रायंगल से भी करना था ये, चलो करेंगे। अब यहाँ पर कर लेते हैं इसको, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू में 8 और ए माइनस बी इज इक्वल टू में 2। ये कट गया, कितना बचा ये 2a, ये 10 हो गया, तो a कितना आ गया यहाँ से 5, ठीक है। अब ये वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दो, मान लो हम फर्स्ट में पुट करें तो a प्लस बी इक्वल टू में 8 है, तो a 5 हो गया प्लस b इक्वल टू 8, तो b कितना हो गया 8 माइनस 5, 3 आ गया। तो a की वैल्यू 5 आ रही है और b की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ये चीज़ समझ में आई? तो ये तो थोड़ा लंबा मेथड हो गया पैरेललोग्राम वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रायंगल लॉ की, ठीक है। अगर ट्रायंगल लॉ से आप इसको करते तो देखो कैसे करते, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ। क्वेश्चन तो समझ में आ ही रखा है आपको, है ना। देखो अगर ट्रायंगल की हम बात करें तो ट्रायंगल में हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बता सकते हैं, बिकॉज उसने परपेंडिकुलर बताया रिजल्टेंट और स्मॉलर फोर्स के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पर ही आपको थोड़ा सा समझाऊँ डायग्राम तो आपको क्लियर होगी कहानी। ये मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कहानी क्या पता करनी है कि रिजल्टेंट कहाँ लिखेंगे और फोर्सेस कहाँ लिखेंगे। अगर आपको यहाँ पर ध्यान है, ये कंडीशन हमें शुरू में गिवन है, ये तो हमें पता ही होनी चाहिए सारी की सारी कहानी जो मैंने शुरू में आपको बताई। लेट बी जो हमने करा था, ए को बड़ा करा था, बी को छोटा करा था। अब पैरेललोग्राम में भी अगर मैं इसको बी को बड़ा मान लेता और ए को छोटा मान लेता तो ए के साथ रिजल्टेंट का एंगल बनता 90 डिग्री, तो वो एंगल होता है अल्फा। तो यहाँ tan अल्फा का फार्मूला चलता, बस tan अल्फा में फिर वही बनता है। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास माइनस का a/b आता, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। फिर आंसर यही आने थे, लेकिन ठीक। चलो दोबारा आते हैं हम अपने ट्रायंगल लॉ पे। ट्रायंगल लॉ में हमें ये पता करना है कि ये मान लो हमारे पास ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहाँ लिखेंगे हम, है ना। देखो रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, पहली तो ये बात है। और a प्लस बी इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से अगर मैं जो है हमारा ही b की वैल्यू समझ लो कि क्या मान लूँ, ठीक है। b अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारे पास, a हमारा बड़ा है, ठीक है, ऑब्वियस बात है। तो b क्या होगा हमारा, b होगा 8 माइनस में a, ये होगा, सिंपल सी कहानी है ना, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये साफ पता चल रहा है कि a बड़ा है और r है 4, तो ये a 4 तो हो नहीं सकता, 4 करेंगे तो b भी 4 ही होगा, तो इसका मतलब ये इससे भी बड़ा ही होगा, सिंपल सी बात है। 4 से तो बड़ा ही होगा ना, तभी ये वैल्यू छोटी बनेगी हमारी, क्योंकि इसको 4 कर दूंगा तो a और b तो इक्वल हो जाएंगे, जबकि एक स्मॉलर है एक बिगर है। तो स्मॉलर कौन सी है हमारी, b हमने माननी है। तो वही बात है, a बड़ा है तो a बड़ा नंबर होगा ना, 4 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 4 तो मैं यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि फिर तो b भी 4 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया a 4 से तो बड़ा है, ठीक है। और b भी मुझे साफ पता चला कि अगर a 4 से बड़ा है, मान लो 5 भी हुआ, तो b जो मेरा 4 से छोटा है। तो यानी कि मेनली तो मुझे ये देखना था कि सब में, इन सब में जो बड़ा नंबर है वो क्या है, a ही है। तो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी होती है, तो इसको मैं a मानूंगा, ठीक है। और इन दोनों में से आप किसी को मान लो, इसको b मान लो चाहे इसको r मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको b मान लेता हूँ तो ये क्या है हमारा r है, सिंपल सी ये बात है, ठीक है। अब रिजल्ट जो ट्रायंगल लॉ में आपको पता है कैसे बनता है, ये पहला वेक्टर है, ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा, ये वाला यहाँ से ये दूसरा वेक्टर हो गया, और ये सेम मैग्नीट्यूड के हो गए, और ये वाला क्या हो गया इसके अपोजिट ऑर्डर में हो गया, तो यहाँ एरो बनेगा इसका। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, कोई दिक्कत इसमें? तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल वाली कहानी नहीं है कुछ भी। बताओ कोई दिक्कत तो आ रही है बात समझ में, बता दो कोई दिक्कत है तो कहानी में बताओ। क्लियर है बात, ठीक है, बता दो। अब यहाँ पर सिंपल सी एक कहानी है, पाइथागोरस लगा दो। ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये r वेक्टर है। अब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम a कंसीडर कर रहे हैं, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने 8 माइनस a ले लिया यहाँ के हिसाब से, क्वेश्चन इतना ही है ना अभी, और r वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है 4 है। तो अब इसमें पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस मैं यहाँ लगा लेता हूँ, देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है। अब ये अगर हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ पर देखो ज़रा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है a तो a का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लिखूंगा। बेस इसमें हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर 8 माइनस a को, क्योंकि देखो बेस वैसे तो यहाँ पर जो होता है हमारा वो कहाँ होगा, जहाँ एंगल होगा, है ना। तो वो तो अभी हमें यहाँ पर नहीं गिवन, तो
उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन दोनों में आप कोई भी आर ले लो, कोई भी बी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज पाइथागोरस में ये दोनों क्या है, प्लस में ही है यहाँ, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला हमारा। तो बी हमारा है 8 माइनस में ए इसका होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है आर, तो यानी कि 4 का स्क्वायर है। तो ये देखो कितना ईजी सोल्व हो गया ट्रायंगल लॉ से, तो बहुत ही जल्दी सोल्व हो गया ये। तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2a भी, 2 8 द 16a बन गया, और ये 4 4 द 16 बन गया। ठीक है, देखो ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो बचा 0, और ये कितना है 8 8 द 64 माइनस सॉरी प्लस का 16 और माइनस का 16a, तो ये प्लस का 16a हो गया इधर जाके, ये 80 आ गया, और a कितना आ गया यहाँ से बताओ, 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, a 5 आ गया। अब अगर a 5 आ गया तो b की वैल्यू हमें पता कितनी है, 8 माइनस में a, तो 8 माइनस 5 कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो यहाँ से ये b की वैल्यू आ गई। बात इतनी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ। ये कौन सा था हमारे पास, ट्रायंगल लॉ, ये ट्रायंगल लॉ से था सेकंड मेथड इसका। ठीक है, मैं यहाँ डायग्राम भी बना दूँ अगर छोटा सा इस तरीके से, ये a है हमारा, ये b है जो कि है 8 माइनस में a, और ये है r जो कि है 4। ठीक है, ये एरो और इसका ऐसे एरो ऐसे हुआ है। ठीक है जी, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। ठीक है, मेनली ट्रायंगल लॉ में आपको ये देखना था कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमें कैसे कंसीडर किया हमने कि a ही होगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं। अब इसमें कई बच्चे कहते हैं कि अगर हम b को मान लेते बड़ा, तो वैसे बात है ये b हो जाता, ये a हो जाता यहाँ पर। ठीक है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, तब भी आंसर आपका सेम आता, आप देख लेना करके। क्लियर है इतनी बात बताओ, आए क्वेश्चन ये समझ में। ठीक है, तो अभी तो और भी क्वेश्चन है, बस आप करते चलो, मन लगा के पढ़ते चलो, नोट्स बनाते चलो। ठीक है जी, तो डॉक्टर और इंजीनियर फिर आप बन के ही रहोगे। क्लियर, चलो जी, ओके, थैंक यू।